पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 180 अकाउंटिंग फॉर लेबर का, कि विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पढ़ता हूं मैं से। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू लेबर कॉस्ट। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं रिलेटिंग टू द लेबर कॉस्ट। वो कह रहा है दे वुड बी इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट फॉर लेबर एज अ रिजल्ट ऑफ। आपकी लेबर की जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी किस चीज की वजह से? ठीक है, इनमें से किस चीज की वजह से? ऑप्शन वन की वजह से, टू की वजह से, थ्री की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन वन है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी अगर आप एडिशनल लेबर बीइंग एम्प्लॉयड ऑन टेम्पररी बेसिस, कि आप एडिशनल लेबर को हायर करेंगे। एडिशनल लेबर को हायर करने से क्या आपकी टोटल लेबर कॉस्ट बढ़ेगी? एडिशनल लेबर को हायर करने से क्या आपकी टोटल कॉस्ट अ, कॉस्ट बढ़ेगी? जी। यस, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये तो ऑप्शन ठीक है। दूसरा, डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है जहां पर लेबर स्पेयर बैठा हुआ है, मतलब कि कोई काम नहीं कर रहा, आइडल बैठा हुआ है। उस लेबर से जब आप काम करवाते हो तो क्या उससे कॉस्ट बढ़ेगी? टोटल कॉस्ट नहीं। नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो लेबर जब देखें, लेबर जब फैक्ट्री की प्रेमिसेस में एंटर हो जाता है ना, क्लॉक कार्ड में उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है कि यार वो सुबह 9 बजे एंटर हुआ। अब उसके जो आवर्स की जो वेजेस है वो उसी तरह कैलकुलेट होगी कि यार 9 बजे एंटर हुआ है, 5 बजे उसने लीव किया, तो बीच में 8 घंटे काम किया, 1 घंटे का $10 है, $80 बन गया। लेकिन अगर वो लेबर अंदर तो जा चुका है लेकिन आइडल बैठा हुआ है, स्पेयर का मतलब ये है ना, फालतू बैठा हुआ है, आइडल बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, अगर एक लेबर आइडल बैठा हुआ है उसको आप काम पे लगा दोगे तो उससे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आपको नहीं बेयर करनी पड़ेगी ना। मतलब लेबर जो उसको नॉर्मली कॉस्ट मिली है वही है, वो तो फालतू बैठा हुआ है। उल्टा तो आपको बेनिफिट है कि आप आइडल टाइम अपनी रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, इससे कुछ आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी, टोटल कॉस्ट में इंक्रीज नहीं आएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है, एक डिपार्टमेंट है जिसमें लेबर पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो आपने उस लेबर को जो है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे लगा दिया। ठीक है, दो डिपार्टमेंट से, आपके डिपार्टमेंट ए फैक्ट्री के अंदर और एक दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट बी। यहाँ पर जो लेबर काम कर रहा था आपने उसको डिपार्टमेंट बी में भेज दिया। इससे क्या कोई इंक्रीज होगी टोटल कॉस्ट में? नहीं। नहीं होगी ना, क्योंकि देखें काम तो वो कर रहा है यहाँ से, जब वो इधर शिफ्ट होगा तो नॉर्मल रेट ही तो उसको जो नॉर्मली मिलेगा वही मिल रहा है ना, कुछ एडिशनल तो नहीं मिल रहा, तो टोटल कॉस्ट में कुछ इजाफा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये जो है इससे भी कॉस्ट में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि लेबर जो यहाँ पर काम कर रहा था वो यहीं पर आ गया, जो नॉर्मल उसको यहाँ पर वेज मिली थी वो यहीं पे मिल रही है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मिला ना, टोटल कॉस्ट में कुछ इजाफा तो नहीं है। अगर उसने 4 घंटे इस डिपार्टमेंट में काम किया, 1 घंटे का आप $10 दे रहे हो तो $40 में यहाँ पर कमाएगा। अगर उसने 3 घंटे वहां से आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर उससे कमाया, तो $30 यहाँ पर कमाएगा। ठीक है, अगर वो 3 घंटे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी काम करता तो स्टिल उसने यही 70 कमाना था, यहाँ पर भी शिफ्ट हो गया तो स्टिल वही कमा रहा है। तो टोटल कॉस्ट सेम है, उसमें कुछ इजाफा नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ आपकी जो स्टेटमेंट वन है वो करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे आगे मूव करते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम कंटेन्ड इन डायरेक्ट वेजेस नॉर्मली बी क्लास्ड एस। ओवर टाइम प्रीमियम जो डायरेक्ट लेबर का होता है वो नॉर्मली क्या होता है? बताएं जी, क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, मुझे बताएं। ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट वर्कर्स का। ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट वर्सेस का ये डायरेक्ट ही होती है। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, आपने लेक्चर नहीं देखा सही करके। ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट वर्कर का नॉर्मली इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अगर ओवर टाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया गया है तो फिर जो प्रीमियम होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। नॉर्मली ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट वर्कर्स का जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अगर ओवर टाइम आपने कस्टमर के कहने पे अगर किया है तो देन वो जो प्रीमियम है वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म है यानी कि प्रोडक्शन फर्म है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप ओवरहेड्स बोलते हो, ओवरहेड का ही पार्ट होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो इसका मतलब है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा। प्राइम कॉस्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में सारी डायरेक्ट कॉस्ट आती हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आपको बता चुका हूँ ये है नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो एडमिनिस्ट्रेशन का तो नहीं है ना, प्रोडक्शन रिलेटेड चीज है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। देन आगे मूव करते हैं। व्हाट आर द ग्रॉस वेजेस? ग्रॉस वेजेस आपने बतानी है। ठीक है, अब बोनस वाले सवाल में कई दफा ऐसा होता है कि बोनस की वर्किंग करनी होती है, स्टूडेंट्स बोनस निकाल के वही आंसर टिक कर आते हैं। यहाँ पर उसने आपसे बोनस नहीं पूछा हुआ, उसने ग्रॉस वेज पूछा हुआ, यानी कि सारा कुछ मिला के कितना आपने कमाया है। फॉर दिस एम्प्लॉय बेस्ड ऑन टाइम रेट ऑफ 6.5 पर आवर, ग्रॉस वेजेस क्या होंगी इस एम्प्लॉय की, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिसने कितना काम किया सारा कुछ।
उसकी ग्रॉस पे क्या होगी, अगर आप उसको $6.5 पर आवर दे रहे हो, प्लस उसको एक बोनस भी दे रहे हो, और बोनस का फॉर्मूला भी जो है उसने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इससे आसान क्या हो सकता है कि टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड करना है, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड करना है, और मल्टीप्लाई बाय जो रेट पर आवर है वो कर देना है। इससे आपके पास बोनस आ जाएगा। तो मतलब ये तो आपके लिए उसका काम बहुत आसान कर दिया है। अब रीड करते हैं ऊपर। KL currently pays its direct production workers on time basis at a rate of 6.5 पर आवर। KL जो भी बंदा है वो जो अपने वर्कर्स है उनको 6.5 पर आवर देता है। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उसने एक बोनस इंट्रोड्यूस करवाया है। बोनस का फॉर्मूला ये है कि इस तरह वो बोनस देना है उसने। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए टाइम टेकन बोनस निकालने के लिए। इसके लिए हमें चाहिए टाइम अलाउड। टाइम सेव्ड निकलता ही ऐसे है कि टाइम आपको अलाउड कितना है माइनस टाइम टेकन। टाइम सेव्ड ऐसे निकलेगा कि टाइम टेकन जो होगा, टाइम अलाउड के कितना अलाउ किया गया उसमें से टाइम टेकन माइनस कर देना, कितना आपने लिया तो बस वो आ जाएगा टाइम सेव्ड। अब देखते हैं कि कितना अलाउड है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्लान्ड, टारगेटेड, बजटेड, एस्टिमेटेड। जो टाइम अलाउ किया गया था वर्कर को कि उसने जो एक ऑपरेशन है, कोई भी एक ऑपरेशन है, उसको कितने मिनट्स में करना है, 37.5 मिनट्स में। इस बंदे ने जो एक ऑपरेशन है, एक काम है, उसको उसने 37.5 मिनट्स में करना है। ठीक है, अब वो कह रहा है पहले हफ्ते में इंप्लॉई ने 44 आवर्स काम किया, यानी कि टाइम जो उसने लगाया है वो कितना लगाया है, 44 आवर्स, और उसने 94 ऑपरेशंस किए हैं। तो अब टाइम अलाउड हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि यार उसको उसने लिया तो 44 आवर्स है लिखा हुआ है, लेकिन उसको अलाउ क्या किया गया था कि एक ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 37.5 मिनट्स आपने देने। तो 94 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 94 मल्टीप्लाई बाय 37.5 मिनट्स। ये बात समझ आई आपको? है ये जी। बात, अब क्योंकि ये मिनट्स में है, आपको आवर्स में चाहिए, तो आप इस मिनट वाली चीज को किससे डिवाइड करेंगे आवर्स में लाने के लिए? 60। यस, इसको 60 से डिवाइड कर दे। तो मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा आवर्स में टाइम अलाउड। 37.5 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 94। 0.626। इसको आप 94 से मल्टीप्लाई करें। 58.9। सही है। इसको दोबारा जरा करें, 1 मिनट। 30, इसको कैलकुलेटर पे पूरी डेसिमल फिगर ले लिया करें, 1 मिनट में देखता हूँ। 37.5 डिवाइडेड बाई 60, ये आपके पास, 58.75। हाँ वही ना, 0.625 आ रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई करें 94 से, 58.75 आ रहा है। आपको कितना टाइम अलाउड अलाउड था, 58.75 आवर्स। ठीक है, अलाउड का मतलब होता है आपको कितना टाइम दिया गया। तो आपको टाइम इतना दिया गया था और आपने एक्चुअल में इतना लिया, तो आपने कितना टाइम बचाया है? इसको माइनस कर दे टाइम। 14.75। 14.75। यहाँ तक कोई भी मसला है तो पूछ लें। नहीं। अब बोनस निकाल लेते हैं। बोनस का फॉर्मूला उसने खुद आपको बताया हुआ है। टाइम टेकन यानी कि आपका जितना टाइम आपने लिया 44 आवर्स, डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड यानी कि 58.75 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय उसने कहा है टाइम सेव्ड यानी कि 14.75, और उसने फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, रेट पर आवर जो कि 6.5 है। देखें मैं सिर्फ फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बता दें कि क्या बोनस आएगा। 66.28। 66 28। ये मैं भी कर लेता हूँ साथ। पहले तो 44 को डिवाइड करना है आपने 58.75 के साथ, 0.7489 जो भी आ गया उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 14.75 के साथ, 11.04 आ गया। और देन इसको आपने, सॉरी ये 6.5 है, ये 6 नहीं है, ये देखें ना, रेट 6.5 है। उसको आपने मल्टीप्लाई करते हैं 6.5 के साथ, तो 71.80 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक की थी, 0.65 6.5 रेट है। आप ही चेक कर लीजिए आएगा। सेवन 66.28 ही आ रहा है। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हैं, 71.80 आएगा, देखे ना। आप क्या कर रहे हैं, आप पहले 44 को डिवाइड करें 58.75 के साथ, जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 14.75 के साथ।
और जो भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.5 के साथ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है बहुत। मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी पूरी फिगर्स मल्टीप्लाई करें तो 71.804 आएगा, तो क्योंकि हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है तो 71.80 हो जाएगा। आवाज आ रही थी, अब आई है आवाज बीच में? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है बहुत। एक मिनट जरा दीजिएगा। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आपको आवाज? क्योंकि मैंने 2 दफा देख, किया है तो मुझे दोनों दफा 66.28 आ रहा है। आप गलत कर रहे हैं ना। आप 44 को डिवाइड करें 58.75 के साथ, ठीक है? मैं साथ एक करता हूँ। मिनट। 44 को डिवाइड करें 4 डिवाइड बाय। 58.75। जो भी आंसर आ रहा है ना कैलकुलेटर में 0.7489 आ रहा है ना, इसको आप जी। मल्टीप्लाई करें 14.75 के साथ। जी। उसका जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करें 6.5 के साथ। अच्छा, ये पहले आपने 6 लिखा हुआ था यहाँ पे। वही ना, मैंने आपको बताया था। आपकी बीच में मेरी आवाज कट गई थी कि रेट 6.5 है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है, मैंने गलती से 6 लिख दिया था। हाँ हाँ, वो मैं इस 6 वजह कर से। रहा था, जी जी। सही है। तो ये बोनस आ गया। अब हमने सवाल में बोनस नहीं निकालना, हमने ग्रॉस वेजेस भी निकालनी है। तो नॉर्मल वर्किंग रेट उसे क्या मिला है? 6.5 आवर। और कितने घंटे से काम किया है इस हफ्ते में? उसे कितने घंटे काम किया है? मैंने काम किया है 44 आवर। यस, तो ये नॉर्मली जो से 44 आवर्स काम किया है उस पे उसको 6.5 मिलेगा, और प्लस ये 71.8 का बोनस। तो इसका आंसर क्या आएगा 44 टाइम्स 6.5 का? 1 मिनट कैलकुलेट करना। 44 6.5 286। और उसमें ये ऐड करते हैं 71.80 बोनस, टोटल आ जाएगी सैलरी। 357.8। ये ऑप्शन बी। सही है, ये ऑप्शन बी है। क्लियर है? जी। आगे मूव करते हैं। सही है। अब ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हाउ वुड बी कॉस्ट बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट लेजर इफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर 95,000? डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर जो है वो किस अकाउंट में जाता है? ओवरहेड्स के अकाउंट में या वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में? वर्क डायरेक्ट हेड। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाता है ये। आपने लेक्चर नहीं देखा, आपको वो देखना चाहिए था आपको। तो आप चीजें स्किप करें। वर्क इन देखें, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड अकाउंट में जाती है, ठीक है? तो डबल एंट्री जो होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिकॉर्ड करने की, वो होगी डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट वेजेस एंड सैलरी, ठीक है? बस ये याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है? जी। इसके बाद अब ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो वन बाय वन करते हैं। बेसिक पे जो है प्रोडक्शन वर्कर्स की, वो क्या होगी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। देखिए सिंपल सा रूल है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि सिर्फ 3 कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट होती हैं, उसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है वो सारी इनडायरेक्ट होती हैं। बेसिक पे जो है, बेसिक आवर्स की डायरेक्ट वर्कर्स की डायरेक्ट कॉस्ट होती है। बेसिक पे ओवर टाइम आवर्स की जो है डायरेक्ट वर्कर्स की, वो डायरेक्ट होती है। और ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट वर्कर्स का, अगर कस्टमर के कहने पे ओवर टाइम किया हो तब वो डायरेक्ट होता है, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट होता है। सिर्फ ये तीन आपको पता होना कि डायरेक्ट कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर की, उसके अलावा डायरेक्ट लेबर की हो चाहे इनडायरेक्ट लेबर की हो, सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। तो ये रूल आपको याद हो तो आपके सब कुछ आसान है। सुपरवाइजर की वेजेस क्या होंगी? ये इनडायरेक्ट होगी। यस, सुपरवाइजर इनडायरेक्ट वर्कर है। बोनस क्या होगा? बोनस ये इनडायरेक्ट, ये भी। यस, इनडायरेक्ट होगा। देखिए जो मैंने आपको बात बताया ना, सिर्फ 3 चीजें आपको बस वो याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। डायरेक्ट वर्कर्स की बेसिक पे जो है, बेसिक आवर्स की, और प्लस ओवर टाइम आवर्स की, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट वर्कर्स का ओवर टाइम प्रीमियम, अगर तो कस्टमर के कहने पे आपने ओवर टाइम किया, वो डायरेक्ट होता है, ठीक है? इसके अलावा चाहे वो डायरेक्ट वर्कर हो चाहे वो इनडायरेक्ट वर्कर हो, सबकी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है।
बाकी प्रोडक्शन वर्कर्स का ओवर टाइम प्रीमियम जनरल प्रेशर्स की वजह से वो क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा? ये इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा। प्रोडक्शन वर्कर्स डायरेक्ट लेबर ही होते हैं क्योंकि प्रोडक्शन वर्कर्स है ना, यानी कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। जी। लेकिन उसका ओवर टाइम प्रीमियम कस्टमर के कहने पे हुआ तो वो डायरेक्ट होगा, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट है। अब जनरल प्रेशर का मतलब है कस्टमर के कहने पे तो नहीं है, जनरल प्रेशर है तो वो इनडायरेक्ट ही कराएगा। हॉलीडे पे प्रोडक्शन वर्कर्स की, इनडायरेक्ट। सुपरवाइजर्स की सिक पे, इनडायरेक्ट। और जो प्रोडक्शन वर्कर्स ने टाइम स्पेंड किया है मशीनरी को साफ करते हुए, ठीक है, वो क्या होगा? डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स यानी कि, डायरेक्ट। देखें ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन वर्कर्स हैं यानी कि डायरेक्ट वर्कर्स, वो जो काम कर रहे थे वो प्रोडक्शन रिलेटेड तो नहीं कर रहे थे ना, क्लीनिंग जो है वो प्रोडक्शन रिलेटेड तो नहीं था, वो इनडायरेक्ट वर्कर्स से काम कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ प्रोडक्शन वर्कर्स या डायरेक्ट वर्कर्स को ऐसा काम कर रहे हो इनडायरेक्ट वाला, तो वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है। और बाकी ये मैंने जो आपको पॉइंट बताया ना, ये पॉइंट अगर आपके माइंड में है तो एकदम आपको पता चल जाना चाहिए कि उसके अलावा सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। क्लियर है? जी। इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट इज द बजटेड टोटल लेबर कॉस्ट? एक बजटेड फैक्ट्री में जो बजटेड प्रोडक्शन है वो 4800 यूनिट्स है। हर यूनिट को बनाने में 5 घंटे चाहिए लेबर के, लेबर को आप 10 पर आवर देते हो, और आइडल टाइम आपका 20% होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर बजट आपने 100% का बनाया हुआ है, तो जो रिजल्ट्स आपको शो होंगे एक्चुअल, या जो रिजल्ट्स आपको शो होंगे वो कितने के होंगे? देखें, आपने एक बजट बनाना है कि आपने 4800 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, और आपको ये बात पता है कि 20% जो है वो लेबर टाइम आइडल होगा, यानी कि जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो 80% को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। आइडल टाइम जो है वो 20% होगा, यही बात है ना। अगर आप जी। 100 यूनिट्स का बजट बनाएंगे, तो आपको पता जी। है 20% तो आइडल टाइम हो जाएगा, तो जो आपके यूनिट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 80 यूनिट्स। 80। हाँ, तो इसी तरह अब आपने देखना है कि आपको जो प्रोडक्शन चाहिए फैक्ट्री में 4800 यूनिट्स है, यानी कि जो रिजल्ट आपको चाहिए वो कितने यूनिट्स है? 4800। अब आप बजट उसका किस हिसाब से बनाएंगे? आपने इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना है कि यार आइडल टाइम भी होगा तो जाहिर सी बात है बजट थोड़े ज्यादा यूनिट्स का बनेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको जी। कैसे करेंगे। देखें, जो रिजल्ट हमें चाहिए 4800 यूनिट्स चाहिए, और एक यूनिट को बनाने में 5 लेबर आवर्स चाहिए, यानी कि जो टोटल लेबर आवर्स हमें चाहिए वो कितने होंगे बताएं? 4800 टाइम्स 5, 24,000। 24,000। अब 24,000 आवर्स आपको एक्चुअल में जो है ना प्रोडक्शन इसको अचीव करने के लिए चाहिए होंगे। लेकिन आपको पता है कि आज जो भी मैं बजट बनाऊंगा, जो भी मैं प्लानिंग करूंगा, तो उसमें 20% मुझे आइडल टाइम का अलाउंस शामिल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 24,000 है ये 80% को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 80% है। मुझे बजटेड वाले चाहिए जो कि 100% है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। ये कितना आएगा? 30,000। अब मैं अपनी बात को प्रूव भी कर सकता हूँ। आपको 24,000 घंटे चाहिए थे अपनी टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। 30,000 घंटों का जब आप बजट बनाएंगे और 20% जब आइडल टाइम होगा, तो इसका मतलब है जो रिजल्ट्स आप अचीव करोगे वही 24,000 आवर्स होंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो है ना आपने करना है। ये बात समझ आई है? ये जी पॉइंट। आइए। हाँ। तो अब आंसर में हमें घंटे तो नहीं बताने, हमें लेबर कॉस्ट बतानी है। चले यार, मुझे घंटे पता चल गए 30,000 है, और कॉस्ट पर आवर क्या है? 10। 10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो ये 3 लाख हो जाएगी, 300,000, ठीक है। जी। अब 186 है। वो कह रहा है इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो कि आइडल टाइम को राइज दे सकती है, यानी कि जिसकी वजह से आइडल टाइम आ सकता है, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं इसको। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन अकरिंग इन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑपरेट्स अ सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव प्रोसेस, ठीक है। डायरेक्ट लेबर जो है वो बिलो एग्रीड प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम कर रहा है, तो क्या आइडल टाइम होगा? क्या स्टेटमेंट वन की वजह से आइडल टाइम होगा? नहीं। डायरेक्टली नहीं होगा ना, आइडल तो नहीं बैठा हुआ, काम कम कर रहा है लेकिन काम काम कर बिल्कुल रहा तो है नहीं कर रहा है, लेकिन स्लो कर रहा है। स्लो कर रहा है, तो वो तो नहीं होगा। मशीन ब्रेक डाउन होगी है। ये आइडल है। यस, मशीन ब्रेक डाउन होगी तो वो काम ही नहीं कर सकते, तो आइडल टाइम होगा। डायरेक्ट लेबर इंतजार करेंगे यार पिछला प्रोसेस हो तो फिर मैं अगले में काम करूं, तो ये क्या आइडल टाइम को राइज जी ये देगा? भी आइडल है। यस, क्योंकि जी। वो इंतजार कर रहे हैं, वो आइडल बैठे हैं, स्पेयर बैठे हैं, तो इसका मतलब है
टू एंड थ्री जो है टू ना वो और आपका, थ्री। बिल्कुल ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी होगा। टू एंड थ्री ओनली। क्लियर है ये? जी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बतानी है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि तीन चीजें जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती हैं। डायरेक्ट लेबर का जो बेसिक आवर है उसकी, बेसिक पे। हाँ बेसिक आवर 37 है, और उसकी बेसिक पे 15 है, तो एक ये हो गया 37 टाइम 15। और ओवर टाइम की बेसिक पे, अब ओवर टाइम वो टाइम एंड हाफ पे कर रहा है, यानी कि ओवर टाइम पे बेसिक के अलावा 50% अबव प्रीमियम दे रहा है। इस हफ्ते उसने 40 घंटे काम किए, तो कितने कितने घंटे उसने ओवर टाइम लगाया? 3 आवर। और उसका बेसिक पे क्या बनेगी? 3 टाइम्स 15। ठीक है। अब देखे ना, जी। कहीं लिखा हुआ है कि ओवर टाइम कस्टमर के कहने पे किया है उसने? नहीं। तो इसका मतलब है वो आपने यहाँ पर शामिल ही नहीं करना, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, और साथ जो बोनस है वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, क्योंकि डायरेक्ट लेबर की सिर्फ तीन चीजें ही मैंने आपको बताया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, सिंपल। ठीक है। तो ये निकालने से क्या आंसर आएगा इसका? तो 45 आ जाएगा, और 37 टाइम्स 15। 600। 600 टोटल आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये 555 आएगा ना, तो 600 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? इसमें इजी अगर यही हम कर सकते हैं ना, डायरेक्ट कर सकते हैं अगर जब 40 हमें टाइम्स डायरेक्ट 15। लेबर कॉस्ट हो तो डायरेक्ट हाँ जितने 40 आवर्स टाइम्स 15 कर लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ऐसे ही कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि लेबर टर्नओवर रेट बताना है। लेबर टर्नओवर का क्या फॉर्मूला था? लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लीवर्स हु रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट, जो छोड़ के जाते हैं जिनको रिप्लेस करना पड़ता है, उसको डिवाइड कर देना है आपने एवरेज इंप्लॉयज के साथ। ठीक है, एवरेज कितने इंप्लॉयज हैं आपके। एवरेज इंप्लॉयज आप कैसे निकालते हैं? ओपनिंग साल के शुरू में कितने इंप्लॉयज हैं वो देखते हैं, साल के एंड में कितने इंप्लॉयज हैं वो ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसको मैं करता हूँ। तो पहले तो एवरेज एम्प्लॉयज बताइए मुझे कितने होंगे, सवाल पढ़े। एट 1 जनवरी, साल के शुरू में 1 जनवरी में कंपनी के पास इतने एम्प्लॉयज थे। एक्सपेंशन हुई जिसकी वजह से एम्प्लॉयज जो है वो साल के आखिर में इतने हो गए, तो बताएं एवरेज एम्प्लॉयज कितने होंगे? एवरेज एम्प्लॉयज कितने होंगे साल के शुरू में ये कितने थे? 5250 प्लस 5680। बिल्कुल, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज एम्प्लॉयज का फॉर्मूला है कि साल के शुरू में कितने एम्प्लॉयज थे, साल के एंड में कितने थे, डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएंगे एवरेज जी। एम्प्लॉयज? 5465। 5465 आ गया। कितने लोगों को रिप्लेस करना है? ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में? 360। तो डिवाइड करते हैं, 360 को डिवाइड करते हैं 5465 के साथ, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। क्या आंसर आएगा? 6.5। बस 58 आ रहे तो 6.6। हाँ क्लोजेस्ट वही है 6.6। क्लियर है ये? जी। लेबर के फॉर्मूले वो आगे। एक मिनट ऊपर करें। ये ले, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब ये रेशोज निकालनी है। एफिशिएंसी रेशो जिसका था ईएसए, कैपेसिटी रेशो जिसका था कैप, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो जिसको वीएसपी बोलते थे। तो इसका फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टैंडर्ड आवर्स हम देख लेते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के कितने। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमने निकालने के, देखिए स्टैंडर्ड आवर जो होता है ना, ये कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैं दोबारा बोल देता हूँ। जो बाय बुक स्टैंडर्ड आवर की डेफिनेशन ये है कि अगर आप नॉर्मल एफिशिएंसी पे काम करो तो आप 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाओगे, वो हम कहते हैं स्टैंडर्ड आवर है। ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें मैंने स्टैंडर्ड आवर का मतलब ये लिया हुआ है कि एक यूनिट को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब इस सवाल में स्टैंडर्ड आवर मुझे बताएं क्या होगा, कि एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा?
16 मिनट्स। लेकिन ये मिनट्स में, इसको आवर्स में कन्वर्ट कैसे आवर करेंगे? में डिवाइड बाय 60। बताएं क्या आवर आ जाएंगे? 0.26। 0.26। अब इसको मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड के मुताबिक एक यूनिट को बनाने में मुझे कितना टाइम लगाना चाहिए था? 0.26 आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर ही हो गया, और मैंने कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन की? 720। यस। तो 720 को जब आप 0.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्टैंडर्ड के मुताबिक जो आपने यूनिट्स बनाए, इनको बनाने में आपको कितना घंटे लगने चाहिए थे, और आपको एक्चुअल में कितने लगे? 180, उससे डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताएं क्या आंसर आएगा? ऊपर क्या आंसर आएगा? 106.67, ये डी, डी लास्ट आंसर वाला। आएगा। इसका आंसर क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल प्रोडक्शन का आगे भी काम आएगा। 192। ठीक है। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था कैप, याद रखना है। यानी कि कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल आवर्स 180 है, बजटेड आवर्स 185 है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आएगा? 97.8। 97.8 आ रहा है। दोबारा करें, 180 डिवाइड बाय 185। 180 डिवाइड बाय ये 185। 97.3, ये लास्ट वाला। 97.3। आप, मुझे लगता है कि आज आपकी नींद नहीं पूरी हुई, या कैलकुलेटर की नींद नहीं पूरी हुई। ऑप्शन डी आ जाएगा। और वीएसबी है, यानी कि ऊपर क्या आएगा मैंने फॉर्मूले में? उल्टा डिवाइड कर लिया था, 180 को डिवाइड कर लिया था 180। तो फिर तो आपका आंसर 100 से ऊपर आना चाहिए था। चलें, है वीएसपी जो प्रोडक्शन वॉल्यूम का था, एसबी यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऊपर आएगा, और बजटेड वाला नीचे आएगा, बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऑलरेडी आपने निकाल दिया 192, बजटेड आवर्स जो है ये 185 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताएं क्या आंसर आएगा? 192 डिवाइड बाय 185 मल्टीप्लाई बाय 100। 103.7, ये सी। हाँ, सी आ जाएगा। क्लियर है रेशियोज भी? जी, 1 मिनट ऊपर लें इसकी, मैं पिक्चर ले लूँ। बताएं जी, इनमें से बेसिक रेट क्या है, प्रीमियम क्या है, ओवर टाइम पेमेंट क्या है? पढ़ें जी, पहले क्या लिखा हुआ है? दिस इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट है विच इज पेड अबव द बेसिक रेट, बेसिक रेट के ऊपर जो आपको मिलती है, और किन आवर्स पे मिलती है जो कि आप नॉर्मल आवर्स से ज्यादा करते हो। तो ये क्या चीज है? ये वो अमाउंट जो कि आपको बेसिक रेट से ऊपर मिलती है, और उन घंटों पे मिलती है जो कि नॉर्मल से ज्यादा होते हैं। ये ओवर ये टाइम पेमेंट है। पेमेंट नहीं है ना। ये ओवर टाइम पेमेंट तो ये होगी कि जो ओवर टाइम पे आपको बेसिक मिल रहा है वो भी, प्लस जो आपको एक्सेस मिल रहा है वो भी, कुल मिला के वो पेमेंट बनती है ना ओवर टाइम। टोटल ओवर टाइम पे कितना पैसा मिल रहा है। जबकि जो एक्सेस है, उस एक्सेस को हम प्रीमियम बोलते हैं। ये क्योंकि एक्सेस की बात कर रहा है कि वो अमाउंट जो कि बेसिक से एक्सेस में मिलती है, अबव मिलती है, तो ये ओवर टाइम का प्रीमियम होगा। ठीक है। जी। अगले में जो है ना ओवर टाइम पेमेंट होगी कि जो टोटल अमाउंट आपको मिलती है उन घंटों पे जो कि आप नॉर्मल आवर्स से एक्सेस में करते हो, यानी कि ओवर टाइम आवर्स पे जो आपको टोटल पेमेंट मिलती है, तो टोटल में बेसिक और एक्सेस यानी कि प्रीमियम दोनों आ जाता है, तो वो पेमेंट कहलाएगी। ठीक है। और लास्ट में जो पर आवर आपको जी, नॉर्मल आवर्स में मिलती है वो बेसिक रेट कहलाता है। ये बेसिक। बाकी ये तो आप कर ही लेंगे, ग्रॉस पे निकालनी है। 660 यूनिट्स है, और बस इस पे कैलकुलेशन करनी है। ओनली द एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई, यानी कि इधर से आप कर लेंगे 600 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी यहाँ पर मैं बता तो आसान सा ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ रिजेक्शन तो नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई। तो 600 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 50 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ,
प्लस 10 को मल्टीप्लाई करना है 0.75 के साथ, बस आंसर आ जाएगा, ये सिंपल सा है। बाकी ये सवाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन इज नॉट एन इंसेंटिव बेस्ड स्कीम, MA1 लेवल का सवाल है। इनमें से कौन सा मेथड है जो कि इंसेंटिव बेस्ड नहीं है? इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि वो आपके अंदर ये चाह पैदा नहीं करता कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर, अगर जी। आप एक चीज पे एक्स्ट्रा मेहनत करें तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है, ठीक है। अगर नहीं मिले तो वो नहीं है। अब आप मुझे बताएं, स्ट्रेट ये पीस डे वर्क। डे रेट। यस, स्ट्रेट पीस वर्क एक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। एक यूनिट पे अगर आपको 5 मिल रहा है तो आप ज्यादा मेहनत करोगे, 2 बनाओगे 10 मिलेगा, 3 बनाओगे 15 मिलेगा। तो ये तो इंसेंटिव बेस है। ये भी इंसेंटिव बेस है ना, डिफरेंशियल पीस वर्क, आप जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे और हायर यूनिट्स पे एक्स्ट्रा रेट मिलेगा। ग्रुप बोनस भी इंसेंटिव है कि आप अगर अच्छा प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होगी तो आपको बोनस दिया जाएगा। डे रेट जो है वो इंसेंटिव बेस्ड नहीं है। उसकी रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं कहता हूँ कि यार मैं आपको तो डे आठ में डॉलर एक ही अमाउंट मिलना है, आप चाहे जितना बिल्कुल, भी करो काम। बिल्कुल, मैं आपको कहता हूँ आपका $8 रेट था तो मैं आपका बढ़ा के $9 कर देता हूँ पर डे। अब आप अगर एक दिन में 100 यूनिट्स भी बनाए, ठीक है, तो रेट तो आपको यही मिल रहा है ना। तो इंसेंटिव तो कुछ नहीं है ना एक्स्ट्रा मेहनत का। तो डे रेट जो है वो इंसेंटिव बेस्ड स्कीम नहीं है। 195 है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड इफ आउटपुट इज 620 यूनिट्स। अगर 620 यूनिट्स आप बनाएं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? एक डिफरेंशियल बेस स्कीम आप चलाते हो जिसमें आपको 0.5 पर यूनिट बेसिक रेट मिलता है, और जो 500 से ऊपर यूनिट्स आप बनाते हो उस पर आपको हाइयर रेट मिलता है। और हाइयर रेट पे उसने आपको प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है, प्रीमियम यानी कि बेसिक के अबव वाली चीज। 500 से 600 पे 0.05 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और अबव 600 आपको 0.1 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 620 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि मिस्टेक है। बेसिक ये मिलेगा, उसके अबव ये प्रीमियम मिलेगा। तो पहले जो 500 यूनिट्स है उस पे तो आपको सिर्फ बेसिक ही मिलेगा 0.5। उसके बाद नेक्स्ट 100 में आपको बेसिक प्लस ये प्रीमियम मिलेगा प्लस 0.05। और जो बाकी कितने बच गए हैं, 600 हो गए और 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स पे आपको बेसिक ये और प्लस 0.1 प्रीमियम ऊपर मिलेगा। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। क्या आंसर आ रहा है बता दें। इसका तो आ जाएगा 500 से 25, टू 250। फिफ्टी इसका 250 आ जाएगा, ये 0.55 है तो 55 आ जाएगा। और ये 0.6 है तो ये तकरीबन 12 आ जाएगा मेरे ख्याल से। टोटल आंसर क्या आ रहा है? 317 आ रहा है ना। ऑप्शन नहीं है। ये कौन सा रेम्यूनरेशन मेथड उसने डिस्क्राइब किया हुआ है? लेबर को आप जो है प्रोडक्शन अचीव के हिसाब से पैसे देते हो, कौन सा मेथड है? पीस वर्क, जिसमें आप प्रोडक्शन के हिसाब से पैसे देते हो। लेबर को आप एक्स्ट्रा पे करते हो अगर वो एग्रीड लेवल ऑफ आउटपुट को एक्सीड कर जाए, ठीक है। यानी कि जो आपने उसको टारगेट दिया हुआ था आउटपुट का, उसको एक्सीड कर जाए तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हो। तो देखिए, अब जी। टारगेट आप प्रोडक्शन के हिसाब से दे रहे हो ना, आउटपुट के हिसाब से, तो पीस वर्क हो गया। और अगर प्रोडक्शन को आप एक्सीड कर जाते हो तो एक बोनस मिलता है, तो इसका मतलब है पीस रेट प्लस बोनस है। बोनस। बाकी घंटों के हिसाब से दे रहे हो तो इसका मतलब है टाइम के हिसाब से दे रहे हो तो टाइम रेट है। कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए यूज होते हैं? तो वो टाइम शीट और जॉब कार्ड है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड में तो ये लिखा होता है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है। अटेंडेंस में सिर्फ ये बताया जाता है कि वो उसकी अटेंडेंस मार्क होती है बस। बाकी टाइम शीट और जॉब कार्ड में डिटेल लिखी होती है कि उसने कितना काम किया, तो कितने घंटे काम किया, किस डिपार्टमेंट में काम किया, तो वहां से आप कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हो। बाकी सर वो एक कह रहे, मिनट। टाइम शॉर्ट है, मीटिंग एंड होने वाली है, 2 सवाल रह के मैं चाह रहा था कि खत्म हो जाए। चले कर लेते हैं। चाहिए रिकॉर्डिंग उसकी हो रही है, वो आपको अपलोड हो जाएगी, टेंशन नहीं है। What would be the total amount of pay for overtime work in the week that is considered to be direct labor cost? अब आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का सिर्फ बताना है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या चीज आएगी? डायरेक्ट वर्कर्स का बेसिक पे, ठीक है। तो कंपनी दो तरह जी। के एम्प्लॉयज को काम कराती है। एक ग्रेड ए वर्कर्स हैं जो कि डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयज हैं, और ग्रेड बी है वो इनडायरेक्ट है। तो ग्रेड बी को तो आप गोली ही मार देना, क्योंकि हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का बताना है, सिर्फ ग्रेड ए के वर्कर्स को देखना है। उनको आप 10 पर आवर देते हो। ग्रेड ए वर्कर्स ने 30 आवर्स ओवर टाइम काम किया, जिसमें से 10 आवर्स उन्होंने कस्टमर के कहने पे किया, ठीक है। और 20 आवर्स जनरल ओवर टाइम था। और बाकी ग्रेड बी के जो लेबर है उन्होंने 45 आवर्स ओवर टाइम काम किया। तो खैर, ये तो आप छोड़ ये तो दें है। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब उसने सिर्फ आपको ओवर टाइम की कैलकुलेशन पूछी हुई है, ठीक है, कि ओवर टाइम जो उन्होंने काम किया उसमें से कितना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा। ओवर टाइम का ये 10 आवर्स का। बिल्कुल, देखें, ओवर टाइम के जो प्रीमियम है अगर कस्टमर के कहने पे किया हो
तो सिर्फ वो ही जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्वालिफाई करते हैं, यही बात है। जी। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। अब एक तो बेसिक पे आ जाएगी ओवर टाइम की, वो तो है ही आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, वो तो यहाँ पर आ जाएगी बेसिक पे फॉर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम उसने 30 घंटे किया, तो 30 घंटे की जितनी भी बेसिक पे है 10, वो तो आपकी आ जाएगी 10 पर आवर, ठीक है, ये वो आ जाएगी आपकी 300, ये तो आ गई। अब ओवर टाइम प्रीमियम वो कितने आवर्स का सिर्फ आएगा? 10 आवर्स का, क्योंकि सिर्फ 10 आवर्स10 आवर्स का। कस्टमर के कहने पे किए हैं। और प्रीमियम आप क्या दे रहे हो? टाइम एंड हाफ, यानी कि 50% प्रीमियम दे रहे हो। तो इसका रेट जो है 10 है, 10 का 50% 5 होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका आ जाएगा 50। 50। टोटल 350 आ जाएगा, ठीक है, डी हो गया। बाकी ये 17 रिजेक्टेड है, तो 512 में से रिजेक्टेड को माइनस करके कैलकुलेशन कर लेनी है। ये लास्ट सवाल है कि एच एम्प्लॉय ने, एवरेज एम्प्लॉय 55 थे और 8 लीवर्स थे, तो कैसे निकालेंगे? 8 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाई बाय 100, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14.55%, सिंपल। ठीक है, लेबर टर्नओवर का जो फॉर्मूला था। जी। और इसके साथ जो है हमारे लेबर के सवाल खत्म हो गए।